नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? तो हम लोग डेली करंट अफेयर का जो सेशन करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। एमसीक्यूज के माध्यम से हम लोग प्रश्न देखेंगे और उसके बाद उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आपके सामने ये लाइट दिख रही होगी। बहुत सारे लोग इस तस्वीर से परिचित होंगे कि ये लाइट्स क्या हैं, और जो परिचित नहीं है मैं उन्हें बता दूं कि ये ऑरोरा लाइट्स हैं। ठीक, ये तस्वीर आप देख लिए। ये एक कह सकते हैं कि एक कॉस्मिक घटना होती है एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने पे पृथ्वी के। तो चलिए अब हम इसी से संबंधित प्रश्न देखते हैं। ऑरोरा के परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑरोरा की परिघटना ऊपरी वायुमंडल के परमाणुओं के सौर पवन के आवेशित कणों का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है, के संपर्क में आने के कारण घटित होती है। पहली कथन होगी। दूसरी कथन है कि ऑरोरा की परिघटना जब होती है तो उस दौरान पृथ्वी से लगभग 90 किलोमीटर ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के अणु उत्तेजित हो जाते हैं और वे अवरक्त विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, यही नया जो है कुछ है पॉइंट है। ऑरोरा की परिघटना मुख्य रूप से, ठीक है, दोनों गोलार्धों के उच्च अक्षांशों में घटित होती है। तो यहाँ पे दो चीज हमको ध्यान रखना है। मुख्य रूप से कहने का मतलब ये है कि अधिकांशतः ये उच्च अक्षांशों में ही ये दिखते हैं, लेकिन अभी हाल ही में यह भारत के लद्दाख में भी ऐसी घटना देखी गई है और भी कई जगह देखे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब भी सौर पवन जो बहुत ताकतवर होगा तो ये निम्न अक्षांशों में भी देखे जाएंगे। ठीक है, तो अधिकांश तौर पे मुख्य अक्षांश उच्च अक्षांशों में देखे जाते हैं, लेकिन कहीं भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं हमें ये देखना है। केवल एक कथन, दो कथन, सभी तीन कथन या कोई भी नहीं? तो ऑप्शन सी सही है, सभी तीन कथन सही हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, शोधकर्ताओं ने हाल ही में सैटेलाइट्स के जरिए जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु होते हैं उनसे जुड़े ऑरोरा लाइट्स के बारे में, उनके अवलोकन के बारे में, उनके जो विश्लेषण होता है उसको उस विश्लेषण को प्रस्तुत किया, उनको बताया। तो जैसा कि पहला जो स्टेटमेंट है, ऑरोरा की जो परिघटना होती है, हम लोगों ने स्टेटमेंट में भी देखा, ऊपरी वायुमंडल में ये घटित होती है, जबकि सौर पवन के जो चार्ज पार्टिकल हैं वो संपर्क में आते हैं एटमॉस्फेयर के। अब ये ध्यान रखना है कि जब ये आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, चूंकि एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेज होती हैं, तो जो एटमॉस्फेयर में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड सहित कई अन्य परमाणुओं और अणुओं के भी संपर्क में निश्चित तौर पे आते होंगे। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आते हैं, उनके अणुओं के संपर्क में आते हैं, तो इस परिघटना के कारण क्या होती है, उन कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं में उत्तेजना आ जाती है और इस उत्तेजना के फलस्वरूप वो अवरक्त विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, ये पॉइंट नया है। ऑरोरा की परिघटना मुख्य रूप से यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि दोनों गोलार्धों के उच्च अक्षांशों में घटित होती है। इसे ध्रुवीय ज्योति भी कहते हैं। ऑरोरा पोलारिस ये दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में घटित होती है। तो इसे ऑरोरा लाइट्स कहते हैं, ध्रुवीय ज्योति कहते हैं, या ऑरोरा पोलारिस कहते हैं। पोलारिस मतलब गोलार्ध को ये संकेत करता है। और ये प्राकृतिक परिघटना है, जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में ही बात किया। अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में क्या कहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जब ऑरोरा की परिघटना होती है तो इसे कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जब घटना होती है तो इसे कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति, ये कहते हैं। ठीक, अगर उत्तरी गोलार्ध वाले को ऑरोरा बोरियालिस भी कहते हैं, उत्तरीय ध्रुवीय ज्योति भी कहते हैं, ठीक है, ऑरोरा पोलारिस भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कोशिका संवर्धित चिकन के बारे में है। ठीक, जो मांसाहारी हैं, जिनका जो भोजन में मांस पसंद करते हैं, वो इसके बारे में थोड़ा विशेष तौर पे जाने। कोशिका संवर्धित चिकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोशिका संवर्धित चिकन के निर्माण और विक्रय को मंजूरी दी। वर्ष 2020 में सिंगापुर ने कोशिका संवर्धित मांस की बिक्री को मंजूरी दी थी और ऐसा करने वाला सिंगापुर दुनिया का पहला देश बना। इसमें वसा की मात्रा को कम करके, किसमें,
कोशिका संवर्धित चिकन में वसा की मात्रा को कम करके इसे पशु आधारित उत्पादों की तुलना में अधिक स्वास्थ्यवर्धक बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। तो इनमें सभी तीन कथन सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। सभी तीन कथन इनमें क्या है, सही है। अब चलिए व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। ये हम लोगों ने देख लिया, किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, क्योंकि यूएसए ने अपने यहाँ ऐसी पॉलिसी बनाई है कि अब हम निर्माण करेंगे, ठीक है, और उन्हें बेचेंगे। अगर हम बात करें सेलुलर एग्रीकल्चर किसे कहते हैं या कोशिकीय कृषि किसे कहते हैं, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पशुओं की कोशिका संवर्धन से पशु आधारित उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। ठीक, दो अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं ऐसा करने के लिए। पहला है कि कोशिकीय संवर्धन, दूसरा है सूक्ष्म किण्वन या अकोशिकीय, जैसे दूध जैसे अंतिम उत्पादों में कोई कोशिकीय या जीवित पदार्थ नहीं होता, तो इनके संदर्भ में बात किया जा रहा है, जिसमें कि कोई भी कोशिका संबंधित कोई भी जीवित पदार्थ नहीं होता, तो सूक्ष्म किण्वन के द्वारा। ठीक, वर्ष 2020 में हम लोगों ने पहले ही स्टेटमेंट में देख लिया कि सिंगापुर ने ऐसा किया था, अपने यहाँ संवर्धित कोशिका संवर्धित मांस या मीट बेचने की अनुमति दी थी, तो ये पहला देश बना था। अब हम देख लेते हैं कोशिका संवर्धित जो ये मीट है उसके फायदा क्या, उसके लाभ क्या है। देखिए कोई भी चीज होती है तो उसके दोनों चीज होते हैं, कुछ लाभ होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो यदि हम देखें एक बिग पिक्चर में देखें तो जिनसे अधिक लाभ होता है उन्हें सामान्यतः लाभकारी माना जाता है। तो इसके भी निश्चित तौर पे कुछ लाभ होंगे। पहला जो मुख्य ये होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में क्या आएगी, कमी आएगी। अगर हम बात करें FAO की, खाद्य एवं कृषि संगठन की, तो उसके अनुसार ये बताया गया है कि जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन में वैश्विक पशुधन की जो हिस्सेदारी है वो 14.5% है या 14.5% है। ये मानव जनित है, ठीक है, वैश्विक पशुधन के माध्यम से मानव जनित ये ग्रीन हाउस उत्सर्जन है। पारंपरिक मांस की तुलना में, ठीक है, अब चूंकि फॉरेन वगैरह में अपने यहाँ किसी भी ऐसे मतलब जो अप्राकृतिक तौर पे या जो संवैधानिक तौर पे जिन्हें मना किया गया है, गोवंश जैसे, अपने यहाँ उसकी मनाही है, लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं है। तो ये अमेरिका के संबंध में है, ठीक है। पारंपरिक गोमांस की जो बात करी जा रही है ये अमेरिका के संबंध में है, ठीक। पारंपरिक गोमांस की तुलना में लैब में मांस बनाने के लिए 45% कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे पशु अधिकारों की रक्षा हो पाएगी, ठीक है। पेटा वगैरह वाले लोगों को अपनी आहार संबंधी आदतों को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें पोषण संबंधी सुरक्षा भी प्राप्त हो जाएगी। जैसे कई बार होता है ना कि मीट वगैरह में बहुत अधिक फैट होते हैं, लेकिन बहुत अधिक फैट भी नुकसानदायक है, तो ये सब इससे समस्याएं समाधान हो जाएगी। और वसा की मात्रा को कम करके इसे पशु आधारित उत्पादों की तुलना में, जो कि सामान्य तौर पे जो पशु वगैरह होते हैं उनके मीटों में होता है, जीवों के मीटों में, तो तुलना में अधिक स्वास्थ्यवर्धक बनाया जा सकता है। मतलब इसको कंट्रोल्ड किया जा सकता है, कितना रखना है, या ये भी हो सकता है कि जो है स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है कि इसमें इतना है, तो इस किसी दूसरे जो बनाया गया है उसमें थोड़ा सा और वसा की मात्रा होगी, फैट की मात्रा थोड़ी और हो गई, किसी में प्रोटीन की मात्रा कम कर दिया गया, किसी में अधिक कर दिया गया। तो जिसको जितना ज़रूरत होगा वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे खरीद सकता है, ठीक। चलिए, ये भी इसका एक लाभ है। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि हमने बात करी कि कुछ चुनौतियाँ भी होंगी, कुछ परेशानियाँ भी होंगी, ठीक। तो देख लेते हैं क्या क्या परेशानियाँ हैं। पहला कि जब ऐसा लाभ होगा, कोई सुविधा किसी को प्रदान किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसकी कीमत ऊंची होगी। आपको कोई सुविधा प्रदान करी जाएगी आपका स्वास्थ्य के हिसाब से, तो निश्चित तौर पर उसकी कीमत ऊपर होगी। उच्च गुणवत्ता वाली कोशिकाओं की सीमित उपलब्धता है और उपयुक्त विकास परिवेश संबंधी बाधाएं भी मौजूद होंगी। सबसे बड़ी बात कि पहला कि जो उच्च गुणवत्ता वाली जो सेल्स हैं उनकी उपलब्धता भी सीमित है। दूसरा चीज़ कि अगर वो है भी तो इतनी तकनीकी विकास सबके पास नहीं है कि वो मतलब ऐसा वो आसानी से कर सके, ठीक। फिर देख लेते हैं गोजातीय मांस के समान स्वाद, बनावट, वसा सामग्री आदि तैयार करने में कठिनाई हो सकती है। भाई मेहनत तो करना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए,
जागरूकता की कमी के कारण जो उपभोक्ता हैं, मतलब जो मांसाहारी हैं, मैं तो मांसाहारी नहीं हूं, लेकिन जो मांसाहारी हैं उनमें इनकी भाई आपसी स्वीकृति भी तो होनी चाहिए कि नहीं ये सहज है, ठीक है, और जो नेचुरल मांस होता है उन्हीं के जैसा है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं है। तो ये एक जागरूकता की कमी भी है, तो ये भी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, देखिए आपके सामने फिर एक वर्ल्ड मैप का एक छोटा सा हिस्सा है, एक हिस्सा है वर्ल्ड का। इसे आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग इससे परिचित होंगे। कहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए भूमध्य सागर है, ठीक, मैं कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पे देखिए है भूमध्य सागर है, ठीक, ये लीबिया है, ये मिस्र है, ये इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है, इराक है, जॉर्डन है, ये आपका रेड सी है, ये आप गल्फ ऑफ एडन है, इरिट्रिया है, जिबूती वगैरह आप सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका अरेबियन सी है और ये आपका पर्शियन सी है। चलिए ये आपने देख लिया। अब देखिए क्वेश्चन इसी से है, किससे, इजिप्ट से। क्यों? क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पे गए हुए थे। चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय प्रधानमंत्री को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने काहिरा में, काहिरा क्या है, राजधानी है मिस्र की, काहिरा में अवस्थित अल हकीम मस्जिद का भी दौरा किया, जो 11वीं सदी की यह मस्जिद दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए, किस समुदाय संबंधित है, तो दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल है। मिस्र की अवस्थिति सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इसे यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच व्यापारिक मार्गों का केंद्र बनाती है। आप देखिए मिस्र ये रहा, एक बार मैं सारा डिलीट कर देता हूं। अब देखिए मिस्र ये रहा, ठीक है, इसके ऊपर ये देखिए यूरोपियन कंट्री है, इधर जो है अफ्रीकन कंट्री है, इधर जो है आने पर तुरंत एशियाई देश मिल जाते हैं। तो देखिए इस तरह एक ट्रायंगल पे अवस्थित है मिस्र, जो कि सामरिक रूप से इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है, महत्वपूर्ण स्थान देती है। अब हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इनमें ध्यान देना है कि सभी तीनों कथन सही हैं। अभी हाल ही में गए थे प्रधानमंत्री जी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी को बहुत सारे देशों द्वारा सम्मान दिया गया है, तो आप उन्हें हर समय याद रखिएगा। परीक्षा में प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि इस बार ऑर्डर ऑफ द नाइल मिला है तो केवल इसी के बारे में पूछे। परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। चलिए, राजकीय यात्रा संपन्न हुई अभी प्रधानमंत्री जी की। तो अमेरिका का जब दौरा किया था प्रधानमंत्री जी ने, वहां पे जो इस बार का विश्व योग दिवस था, विश्व योग दिवस, ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री जी ने कहाँ मनाया? क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री जी कहीं पे अगुवाई करते हैं देश के किसी भी हिस्से में, तो इस बार देश में नहीं थे ये, तो ये कहाँ पे मनाया, ये ध्यान रखिएगा। आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कहाँ पे मनाया और इस बार का थीम क्या था, वर्ल्ड योग डे का इस बार का थीम क्या था। ठीक, चलिए, तो इसके बाद मिस्र की राजकीय यात्रा पर गए थे और इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। अब 4 तत्व उसमें शामिल होंगे रणनीतिक समझौते में: राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा संबंधी, आर्थिक भागीदारी संबंधी, वैज्ञानिक और शैक्षणिक सहयोग संबंधी और सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क संबंधित। ये 4 रणनीति, 4 तत्व शामिल हों। अब कृषि, पुरातत्व और पुरावशेषों तथा प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में इसी के अंतर्गत 3 MOU, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर भी किया गया। 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और ऑर्डर ऑफ नाइल दिया गया, ये हम लोगों ने देख ही चुके हैं। अल हकीम मस्जिद याद रखिएगा, ये कहाँ अवस्थित है और कब जो है कि मतलब कब बनी थी, तो 11वीं शताब्दी में बनी गई थी। किस समुदाय के लिए है, तो दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल है, यह ध्यान में रखिएगा। भारत के लिए अब मिस्र का महत्व हम लोग देख लेते हैं। भू राजनीतिक महत्व: मिस्र विकासशील देशों वाले कई बहुपक्षीय मंचों जिसमें 1 से अधिक या 2 से अधिक हम लोग कह सकते हैं साझेदार होते हैं, जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन, G77 आदि का महत्वपूर्ण सदस्य है।
भू सामरिक स्थिति की बात करें तो भारत की मिस्र की अवस्थिति सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इसे यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच व्यापारिक मार्गों का केंद्र बनाती है। अच्छा, यहीं से इसी देश के तटीय भाग से होकर गुजरती है स्वेज नहर, ठीक, जो कि वैश्विक व्यापार का 12% हिस्सा इसी स्वेज नहर से होकर गुजरता है। तो सोचिए कितनी भूसामरिक स्थिति इसकी मजबूत है। रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देना, इस पे भी जो है कि भारत के लिए मिस्र का महत्व है। मिस्र भारत से रक्षा उपकरण खरीदने में रुचि रखता है। इसे हल्के लड़ाकू विमान, तेजस आकाश मिसाइल इत्यादि इसमें शामिल है। अगर द्विपक्षीय व्यापार की बात किया जाए तो 2021-22 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में बहुत अधिक तेजी से वृद्धि हुई है और यह $7.26 बिलियन तक पहुंच गया है। और इस द्विपक्षीय व्यापार है तो व्यापार संतुलन किसके पक्ष में है? इस व्यापार में भारत के पक्ष में व्यापार संतुलन था। तो इसका मतलब कि भारत को इस व्यापार से लाभ हुआ। तो भारत निश्चित तौर पे चाहेगा कि हम किसी से हमें लाभ होता है तो हम निश्चित तौर पे उससे अपना संबंध बनाए रखना चाहते हैं। तो ये बात हुई। अब ऊर्जा सुरक्षा की अगर बात करें तो जो मिस्र है वह कच्चे तेल और गैस का एक बड़ा निर्यातक देश है। मिस्र कच्चे तेल और गैस का एक बड़ा निर्यातक देश है। तो इस आधार पे भी भारत की जो कह सकते हैं डिपेंडेंसी बाकी अन्य तेल और गैस निर्यातक देशों पे कम होगी। ये हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि इटली के एक मार्क्सवादी विचारक थे, इनका नाम है एंटोनियो ग्राम्सी, ने सबसे पहले ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी शब्दावली का उपयोग किया था। इस प्रकार के बुद्धिजीवी जो ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी होते हैं, ये समाज के एक ऐसे वर्ग से आते हैं जहां पर आमतौर पर कोई बुद्धिजीवी नहीं बन पाता है। ध्यान रखिएगा, टर्म से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। यूपीएससी का एक फेवरेट ये सेक्शन रहा है, ठीक है, हर पेपर में आते हैं और इस बार तो मतलब भर के प्रश्न आए थे, तो महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी आम जनता के बीच से निकलकर पेशेवर तरीके से बुद्धिजीवी बनने के बाद भी अपने मूल समाज से जुड़े रहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं ना, आमतौर पे ये होता है कि जो आगे बढ़ जाते हैं वो अपने सोसाइटी को पीछे छोड़ देते हैं। तो ये बुद्धिमत्ता के संबंध में ये है कि ये जब आगे बढ़ जाते हैं, इनका वैचारिक या इनके बुद्धिगत विकास, इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब हो जाता है बहुत अधिक, तो उसके बाद भी अपने सोसाइटी से जुड़े रहते हैं, उनका साथ नहीं छोड़ते। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो देखा जाए तो ये तीनों कथन सही हैं, तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब बहुत अधिक इसमें बात करने के लिए नहीं है, टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि ये किसे कहते हैं और इनकी खासियत क्या होती है। अब देखिए थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो हम लोग देख सकते हैं। ग्राम्सी जो इटली के मार्क्सवादी विचारक हैं, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, ग्राम्सी जो हैं इन परिभाषा देते हैं ग्राम्सी कि जो ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी होते वो विशिष्ट बुद्धिजीवी होते हैं जो जनता के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद कर सकते हैं। कहने का मतलब कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अगर वह जनता के बीच जागरूकता पैदा कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं एकांत में बैठ के तो कर नहीं रहा होगा, वो लोगों से मिलजुल रहा होगा। तो वही तो बात हुई कि ये ऐसे लोग होते हैं जो कि बुद्धिजीवी बनने के बाद भी, जो कि अपना बौद्धिक विकास करने के बाद भी अपने समाज से जुड़े रहते हैं। ये परिभाषा से हमें निकल के आ रहा है, सामने निकल के आ रहा है। अच्छा, अब जो पारंपरिक बुद्धिजीवी और पारंपरिक बुद्धिजीवी और ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी में सबसे बड़ा मूल अंतर ये है कि जो पारंपरिक बुद्धिजीवी होते हैं, जैसे अमूमन तौर पे ये देखा जाता है, ये मानव स्वभाव है, इसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं होता। ये मानव स्वभाव है कि व्यक्ति जब आगे चला जाता है कोई भी, तो धीरे धीरे लोगों से कटते चला जाता है। तो वही चीज़ है कि पारंपरिक बुद्धिजीवी क्या होते हैं, अपने समाज से कट जाते हैं, जबकि ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी अपने समाज से जुड़े रहते हैं। ठीक, कोरिलेट कर सकते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जो सोसाइटी से कट जाते हैं, आगे बढ़ने के बाद आपसे कट जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि आपकी परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर वो आपसे जुड़े थे पहले तो सफल होने के बाद भी जुड़ते रहते हैं। ठीक है, जुड़े रहते हैं। तो चलिए, कोरिलेशन से मुझे लगता है कि अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और पढ़ाई करने के बाद आप भी, मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप भी ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी बनेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।